हरियाणा इलेक्शंस ने मोदी जी के पसीने और मोदी जी का आंसू एक साथ यहां पर निकाल दिया है। मोदी जी ने कल हरियाणा में एक रैली करी। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। मोदी जी का बताओ, थोड़ा बढ़ते बढ़ते होके समझ। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी। न्यूज रिएक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, हरियाणा इलेक्शन की वीडियो है। वहां पर मोदी जी स्पीच देते हुए रो पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, मुझे रोना धोना तो नहीं आता मोदी जी की तरह, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो। ऐसे में होता क्या है कि यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज़्यादा पुश देता है, और ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचती है। सच्चाई लोगों तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आपके हाथ में। डिसाइड करो सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना। हरियाणा इलेक्शंस ने मोदी जी के पसीने और मोदी जी का आंसू एक साथ यहां पर निकाल दिया है। मोदी जी ने कल हरियाणा में एक रैली करी और वहां पर जाकर उन्होंने अपना कार्ड यूज करा। नहीं, क्रेडिट कार्ड के बारे में यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अडानी अंबानी के पास पड़ा होता है। उन्होंने यहां पर विक्टिम कार्ड यूज किया है। मुझे गाली देते हैं मित्रों, मेरी बात सुन लो, मुझे वोट दे दो। वही पुरानी बात है। आपने देखा होगा, ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री जी, सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुनाह नहीं है। हमारा गुनाह यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं। ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए विक्टिम कार्ड की जरूरत क्यों पड़ती है हर बार मोदी जी को? मोदी जी इतना रोते हैं, इलेक्शन के बीच में इतना रोते हैं कि अगर कहीं पर सूखा पड़ रहा हो ना, वहां पर भी बाढ़ आ जाए मोदी जी के आंसुओं से। क्या बात कर रहे हैं? और यार, क्या मोदी जी की फीलिंग्स हर बात पे हर्ट हो जाती है? अरे मोदी जी, अगर आपकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती हैं तो पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? घर में बैठ के टेडी बियर से खेलो। मोदी जी के चुनाव के बीच में इतना रोने के बाद अब राजस्थान के लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से यहां पर चुनाव हो, जिससे कि मोदी जी रोए और यहां पर थोड़ी सी आंसुओं की बारिश हो। काफी सूखा वहां पर पड़ा हुआ है। अब जहां पर एक तरफ मोदी जी रोना धोना तो कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी ने यहां पर पाकिस्तान की एंट्री कर दी है हरियाणा इलेक्शंस के अंदर। सोचो, हरियाणा कहां पर है, पाकिस्तान कहां पर है? क्या पाकिस्तान हरियाणा का मुद्दा है? डेफिनेटली नहीं। लेकिन मोदी जी के पास जब कुछ बोलने के लिए नहीं है तो यही बोलेंगे ना। कांग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है, वो हरियाणा को कभी भी खुश रख सकती है क्या? साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पाकिस्तान को खुश रखती है, पाकिस्तान की अपीजमेंट करती है। मेरे हिसाब से यार, मैं इसके ऊपर 4-5 कॉमेडी वाली लाइन मार सकता हूं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। देखो, पाकिस्तान की जहां पर बात आती है, मोदी जी बार बार पाकिस्तान की अपीजमेंट करने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा सिंपल नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को यहां पर सिर्फ ये कहकर नहीं टाला जा सकता कि कांग्रेस जो है पाकिस्तान की अपीजमेंट कर रही है। यहां पर बैठ करके पाकिस्तान के साथ पिछले 10 सालों में कितना ट्रेड हुआ, अगर हुआ है तो क्या मोदी जी भी पाकिस्तान की अपीजमेंट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है, जिसको बार बार मोदी जी यहां पर चुनाव के बीच में यूज करते हैं एंड पॉलिटिक्स के लेवल को और बार बार गिराने का काम करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन किस लेवल का किया जाता है? सोचो, पाकिस्तान कहां पर है, हरियाणा कहां पर है? क्या हरियाणा में कोई भी हरियाणा की प्रॉब्लम पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकती है क्या? डेफिनेटली नहीं। लेकिन मोदी जी हरियाणा को यह दिखाते हैं ऐसा कि पाकिस्तान ही तुम्हारी असली प्रॉब्लम है, और उसी के नाम पर वोट मांगते हैं। दिस क्लियरली शोज कि मोदी जी ने 10 साल में वहां पर कुछ किया नहीं है और अब सिर्फ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं, लोगों को डैश समझ रहे हैं यहां पे। एंड इसी के साथ ओछेपन की हद यहां पर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यार, आप बार बार पाकिस्तान से हमारे देश के अपोजिशन को लिंक कर रहे हो, हमारी डेमोक्रेसी को और ज्यादा वीकन कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हमारे देश की अपोजिशन पाकिस्तान से मिली हुई है, एंटी नेशनल है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके ऊपर? क्यों सिर्फ चुनाव में इस चीज को यूज किया जाता है पब्लिसिटी स्टंट के लिए, वोट मांगने के लिए? बात तो सही है। एक्चुअली में इनकी गलती भी नहीं है, इनसे ज्यादा बड़ी गलती उन लोगों की है जो इनकी ऐसी ऐसी बातों में रोज सुबह शाम आते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पे इनके फर्जी नैरेटिव को और पुश देने का काम करते हैं। बाहर है देश के गधों। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि कल के भाषण में साफ नजर आ रहा था कि मोदी जी इस टाइम पर कांग्रेस की पिच पर खेल रहे हैं। देखो, मोदी जी ने शुरुआत करी थी कश्मीर के बारे में बात करके हरियाणा के अंदर, लेकिन अब मोदी जी बात कर रहे हैं जातियों के बारे में। यस, दलितों के बारे में, ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं मोदी जी। जरा सुनो यहां पर किस तरीके से ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है। देश में जातियां नहीं है, ये देखो असली जाति। साथियों,
कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने मतलब एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझसे इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं। दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है। जो लोग ये कह रहे थे कि देश में कोई जातिवाद नहीं है, इस टाइम पर दलित ओबीसी की बातें कर रहे हैं हरियाणा इलेक्शन के अंदर। दिस क्लियरली शोज कि इनको समझ में आ चुका है इस टाइम पर देश की जो अलग अलग जातियां हैं वो बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज है और इसीलिए अब उनको खुश करने में ये लोग जुटे हुए हैं। इनफैक्ट इस भाषण की शुरुआत आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी का स्वागत यहाँ पर उनके अपने लोग ही लठ दे करके कर रहे हैं। यस, आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर। अरे ये कौन सा गुलदस्ता है भाई, ऐसा लग रहा है लठ का गुलदस्ता यहाँ पर मोदी जी को दिया जा रहा है। सोचो इनके अपने पार्टी के लोग इनको ग्रीट करने के लिए लठों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगा इनका हरियाणा चुनाव में, अपने ही लोग पनौतियां लगा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के बारे में। वैसे तो 2 अक्टूबर के दिन क्या हुआ था आपको याद है ना, स्वामी जी का सत्संग। लेकिन गांधी जयंती वाले दिन भी मोदी जी को सबसे आगे यहाँ पर आना होता है। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया था गांधी जयंती वाले दिन और 10 साल इस चीज को हो चुके हैं और 10 साल बाद भी कुछ नहीं बदला है। मोदी जी यहां पर सिर्फ झाड़ू लेकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। अरे मोदी जी, कचरा नहीं है, एक टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है जिसको इतनी बड़ी झाड़ू से मोदी जी साफ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, फोटो खिंचवाना है तो बड़ी झाड़ू तो पकड़नी पड़ेगी ना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, और हरियाणा में जहां पर मोदी जी तो भाषणबाजी कर रहे हैं और मोदी जी के पसीने और आंसू दोनों छूट रहे हैं, राहुल गांधी के भाषण इस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। एंड ये एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले लगभग 1 साल से कि राहुल गांधी की वीडियोस, राहुल गांधी की पोस्ट मोदी जी से ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पे। मैं इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पोस्ट ज्यादा चल रही है तो उनको पीएम होना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइन है सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं। ये एक वेव दिखाता है हमारे को। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुप नहीं पाते, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें। भाई देखो, राहुल गांधी की बाकी बातों का पता नहीं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से ट्रू है। आरएसएस बीजेपी के लोग हर टाइम ऐसे यूं मुंह बनाकर ही बैठे होते हैं। मेरे भी परिवार में कुछ लोग हैं जो कि आरएसएस को सपोर्ट करते हैं एंड वो भी लिटरली ऐसे मुंह बनाकर ही हर टाइम पे बैठे होते हैं। चाहे जितने भी लोग हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मुंह हमेशा सड़ा रहता है, इट इज कांस्टेंट। इसके साथ राहुल गांधी यहां पर बार बार अनंत अंबानी की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट यहां पर अंबानी अडानी के थ्रू मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं एंड हरियाणा की जनता को यह बता रहे हैं कि मोदी जी किस तरीके से अडानी अंबानी के रिमोट कंट्रोल पे काम करते हैं। लेकिन यार बेचारे अनंत अंबानी की क्या गलती है, उसकी तो शादी वैसे नहीं चल के दे रही ठीक से। आपने देखी अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा, मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा,
अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। इतनी मुश्किल से मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने पीआर कैंपेन करके अपने बेटे की शादी कराई, उसकी इमेज को थोड़ा सा चमकाने के लिए, लेकिन राहुल गांधी ने वहां पर भी पूरी तरीके से इमेज का दही करके रख दिया है। अनंत अंबानी अब सोच रहे हैं कि और नया कौन सा इवेंट करूं अपने आप को वापस रिवाइव करने के लिए। बेचारा कमबैक ही करता हुआ थक जाएगा जिंदगी में। अब ये तो थी नेताओं की बातें, अब हरियाणा की यहाँ पर जनता क्या बोल रही है उसका एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मुझे ये नहीं पता कि कौन से चैनल का वीडियो है, मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी जिससे कि मैं क्रेडिट्स दे पाऊं, लेकिन जिन्होंने भी काम किए बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया, बहुत अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे बताना, मैं आपको क्रेडिट जरूर यहां पर दूंगा। मोदी जी का बताओ, थोड़ा बढ़ते बढ़ते होके समझ। मोदी जी का नाम आते ही ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है भाई सोशल मीडिया के ऊपर आज। मोदी जी का बताओ, थोड़ा बढ़ते बढ़ते होके समझ। अरे गंदे का नाम ले। ओए होए। ए भाई इसका नाम ना लिया महाराज। मोदी का नाम ना। अब अगर इस वाले रिएक्शन को देखने के बाद भी मोदी जी को ये लग रहा है कि वो हरियाणा में इलेक्शन बहुत ही बड़े लेवल पर जीत रहे हैं, प्रचंड जीत यहां पर होने वाली है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को यहां पर गलतफहमी दूर करने की कोई कैप्सूल खा लेनी चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा यहां पर किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, लेकिन प्रचंड वचंड तो कुछ मुझे यहां पर नजर नहीं आ रहा। अब हरियाणा से आगे बात करना चाहता हूं महाराष्ट्र के बारे में, जिसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन वहां की पॉलिटिक्स हरियाणा के चुनाव से भी ज्यादा इस टाइम पर गरमाई पड़ी है। वहां पर एक स्टेटमेंट अमित शाह का काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर, एंड ट्रस्ट मी इस स्टेटमेंट से आने वाले टाइम में एनडीए में बहुत बड़ी फूट भी पड़ सकती है। आपने स्क्रीन पर ये देखो, अमित शाह इन की मीट सेज महाराष्ट्र विल हैव बीजेपी सीएम आफ्टर इलेक्शंस। सोर्सेज से पता चला है कि अमित शाह ने मीटिंग में ये बात बोली है कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद बीजेपी का ही सीएम बनेगा। एकनाथ शिंदे की क्या गलती है, वो बेचारा गाय को राजमाता बना रहा है, गाय और सांडों को अपनी सीट पे बिठाने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे जी, और यहां पर एकनाथ शिंदे जी के साथ कॉन्स्पिरेसी की तैयारियां चल रही हैं। काफी बुरा लग रहा है एकनाथ शिंदे के लिए, मुझे यहाँ पर कहीं के नहीं रहेंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो। वैसे स्टेटमेंट के बाद ये बात भी पक्की है कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को पता चल गया कि ऐसा कुछ सोच रही है बीजेपी, तो क्या वो चुनाव के अंदर मेहनत करेंगे, और चुनाव के अंदर मेहनत नहीं करेंगे तो कौन जीतेगा कौन हारेगा बताओ कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र से थोड़ा राइट साइड में आना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं एमपी के बारे में। एमपी में एक स्टेटमेंट बीजेपी के एक नेता का काफी इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है। इंदौर के एक बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर आपको गरबा के पंडाल में एंट्री करनी है तो काव यूरिन को सिप करके एंट्री करनी पड़ेगी। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर काव यूरिन को सिप किया जाएगा तो मुसलमान यहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे। यार क्या लॉजिक है, कहां से लेकर के आते हैं ऐसा गोबर लॉजिक ये लोग, मतलब गोबर गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहाँ पर बात हो रही है स्पेस के बारे में, इनकी गोबर के आगे लैंडिंग नहीं होती। अगर ऐसा कोई नॉर्म बना दिया जाता है तो यहाँ पर कितना ज्यादा सिली होगा। पहली बात तो ये कि क्या सारे हिंदू गौमूत्र पीने को तैयार होंगे? क्या सारे मोदी जी के भक्त जो सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, क्या 2 सिप भी गौमूत्र की पी सकते हैं? यहाँ पर डेफिनेटली नहीं पी सकते। दूसरी चीज, अगर किसी को कोई उल्टी सीधी हरकत छेड़खानी करनी होगी तो किसी भी धर्म का चाहे हो, वो गौमूत्र पी के भी वहां पर आ जाएगा। और अगर गौमूत्र पी के वहां पर कोई उल्टी सीधी हरकत करता है तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी? आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो बीजेपी के नेता हैं इंदौर के, इनका नाम ही है चिंटू वर्मा। मतलब जिस आदमी का नाम ही चिंटू हो वो चिंटू भक्तों जैसी हरकत तो करेगा ना। इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं थोड़ी सी साउथ इंडिया के बारे में। सदगुरु की टेंशन्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। सदगुरु जो कि पीस और शांति के ऊपर यहाँ पर ज्ञान देते रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनको अपनी सीडीज यहाँ पर बैठ करके सुननी पड़ेंगी क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर इस टाइम पर काफी हाई हो रहा होगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए, सदगुरु ईशा फाउंडेशन अंडर फायर, कोर्ट ऑर्डर्स पुलिस टू डू एन इंक्वायरी। पुलिस इंक्वायरी कोर्ट ने ऑर्डर कर दी है। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर सदगुरु को काफी बुरी तरीके से कल एक्सपोज भी किया। एक हिबियस कॉर्पस पिटीशन यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट पहुंची थी, जहां पर एक आदमी ने इल्जाम लगाया था सदगुरु के ऊपर कि उनकी दोनों बेटियों को ब्रेन वॉश किया गया इनकी फाउंडेशन में और उनको साधु बनाया गया, इनकी फाउंडेशन में रखा जा रहा है। इस टाइम पर उनकी लाइफ पूरी तरीके से खराब कर दी है। इसको लेकर के मद्रास हाई कोर्ट के जज ने यह बात भी बोली कि आखिरकार जब सदगुरु ने अपनी बेटी की शादी करी है, उनको खुद यहाँ पर सेटल किया है, तो बाकी लड़कियों को शादी बनाने पे इनकरेज क्यों किया जाता है सदगुरु के द्वारा? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा हिपोक्रेट है जग्गी। इनफैक्ट सदगुरु से रिलेटेड एक और तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है। भाई भक्त चाहे किसी की भी हो, कितने गधे होते हैं। अपने स्क्रीन पर देखो, सदगुरु की अपनी वेबसाइट पे, ईशा फाउंडेशन की वेबसाइट पे सदगुरु के पैरों की फोटो बिक रही है 3200 रुपए की। यस, अभी तक हमने सुना था कि लोग यहाँ पर ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं बैठकर, लेकिन मुझे नहीं पता था कोई आदमी यहाँ पर सदगुरु के पैरों की फोटो भी खरीद रहा है। अबे किसी को खरीदनी है तो सदगुरु की फोटो खरीद लेगा, उसके पैरों की क्यों खरीदेगा? इतने गंदे इतने बुरे पैर है इसके देखने में।
अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस आदमी के पैरों की फोटो अगर फ्री में भी मिल रही होगी तो लोगे या फिर नहीं लोगे। वैसे और कुछ हो या ना हो, लेकिन इसको देखकर मोदी जी को आइडिया जरूर आ जाएगा, अपने भक्तों के घर में अपने पैरों की फोटो लगा देंगे पूरी तरीके से। खैर ये तो थी अपने देश की बात। अब जरा इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बात करना चाहते हैं। एक इंटरनेशनली सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस टाइम पर न्यूज है, ईरान ने इजराइल के ऊपर इस टाइम पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स इजराइल के ऊपर ईरान ने दाग दी हैं। अब बहुत सारे लोगों का अलग अलग टेक है इसके ऊपर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मोदी जी वॉर रुकवा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है मोदी जी का गूगल मैप्स खराब हो चुका है। यहाँ पर मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं वॉर रुकवाने के लिए। इजराइल का स्टेटमेंट है जिन्होंने बताया कि 180 से ज्यादा यहाँ पर मिसाइल्स दागी गई इजराइल के ऊपर और काफी सारे लोग 10 मिलियन लोग लगभग बॉम्ब शेल्टर्स में इस टाइम पर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको ब्यूटीफुल और इसको एंजॉय करने का काम कर रहे हैं। देखो यार, मेरे हिसाब से जो वॉर होती है ना, वो कभी भी देश की जनता के बीच में नहीं होती, देश के नेताओं के बीच में होती है, जिसका खामियाजा उन देशों की जनता और आवाम भुगतते हैं। अब यहाँ पर अगर इजराइल के ऊपर मिसाइल दागी जा रही है तो ये नेतन्याहू की तो बहुत बड़ी हार है, लेकिन ऐसे में वहां की जनता को सफर करना पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से या फिर आप लोगों के हिसाब से भी मैं जानता हूं कि कहीं की भी जनता सफर करे आपको अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो फिर इजराइल हो, पैलेस्टीन हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो। मेरे हिसाब से जनता को सफर नहीं करना चाहिए सिर्फ इन ईगोइस्ट नेताओं के चक्करों में। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ बैठ के आई स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। अबे भैया तुम्हारे को क्या फर्क पड़ रहा है? अपनी स्क्रीन पर देखो, मोसाद ने ये ट्वीट करके डाला, सीनियर ऑफिशियल, इजराइल विल अटैक ईरान एक्सटेंसिवली टुनाइट। उसके जवाब में पूजा वैदिक आर्य जो बिहार में बैठी हुई वो लिखती है कि वी आर वॉचिंग एंड प्रेइंग फॉर यू, लव फ्रॉम इंडिया। अरे भैया पहले इंडिया के इश्यूज को तो देख लो, मणिपुर के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल के साथ खड़े हैं ये लोग। वैसे जो पूरा अटैक हुआ है इसको देखने के बाद और कुछ हुआ ना हुआ, लेकिन विश्वगुरु का प्लान पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। एक हफ्ते पहले ये ऐसा दिखा रहे थे कि ये लोग पूरे वर्ल्ड में पीस फैला देंगे, शांति फैला देंगे अपना योगा कर करके, लेकिन यहां पर इनका प्लान उल्टा पड़ चुका है। इनके फर्जी नैरेटिव जो थे वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। वैसे आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। साथ ही हरियाणा के चुनाव के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और यार सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है तुम्हारा? मतलब इलेक्शन खत्म हुए सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है, 2 मिलियन नहीं पहुंचे अभी सब्सक्राइब करना यहाँ पर बंद कर दिया। सब्सक्राइब करो, नहीं तो गोदी मीडिया वालों का नैरेटिव फैलता चला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ली है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।